वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय दार्शनिक जो हमारे मनु हैं इनका हम दूसरा वीडियो कर रहे हैं। इसमें हम इनके प्रशासन, इनके न्याय और कर तथा परराष्ट्र नीति के बारे में इनकी क्या विचार हैं इन सबको देखेंगे। ठीक है, तो इसका पिछला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख सकते हैं। वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा मनु का जो फर्स्ट वीडियो था। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनकी मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। ठीक है, तो मनुस्मृति ने मंत्रिपरिषद के लिए एक शब्द का उपयोग किया है और उस शब्द को जो है क्या बोला गया है, सचिवान। तो सचिवान शब्द का यूज किया गया है किस चीज़ के लिए, तो मंत्रिपरिषद के लिए सचिवान शब्द का यूज किया है किसने, मनुस्मृति ने। और इनके अनुसार जो है मंत्रिपरिषद में 7 से 8 व्यक्तियों को जो है 7 या 8 व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करने की सलाह दी गई है। और उनके जो है कुछ विशेषताएं इन्होंने बताई हैं कि वो किस तरह के होने चाहिए। तो उनकी विशेषताएं ये क्या होनी चाहिए, वंश क्रमागत यानी कि वंशानुगत रूप से उच्च कुल में उत्पन्न होने चाहिए। वो लोग जिनको मंत्री बनाना है वो वंशानुगत रूप से उच्च कुल में उत्पन्न होने चाहिए। इसके अलावा शास्त्र ज्ञाता यानी कि शास्त्रों का ज्ञान उनको होना चाहिए। सूरवीर होने चाहिए, शस्त्र और युद्ध कला में जो है क्या होने चाहिए, निपुण होने चाहिए। ठीक है, उत्तम वंश में उत्पन्न, यह आपके वंश क्रमागत में ही आ गया। ठीक है, वंश क्रमागत का मतलब कि एक जो पहले मंत्री रह चुका है अब उसका पुत्र ही जो है अगला जो है मंत्री या है इस तरह से बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका वंश क्रमागत हो गया। मंत्रिपरिषद में जो है एक आपका पद है जिसका क्या है, अमात्य। ठीक है ना, इसको जो है किसका अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसको सेना विभाग या फिर दंड विभाग जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और जो राजा है ये राष्ट्र और पुर को अपने अधीन रखेगा। राजा को राष्ट्र और पुर अपने अधीन यानी कि जो उसका राजधानी है और जो उसका राज्य क्षेत्र है उसको राजा अपने अंदर रखेगा। और जो आपका सेना विभाग है या दंड विभाग है इसको जो है किसे सौंपता है, अमात्य को सौंपता है। ठीक है, अमात्य क्या है, मंत्रिपरिषद में एक पद है। ठीक है, अब देखो, अभी आपने देखा पुर और राष्ट्र, तो आपको देखो ये जो है मनु के अनुसार राज्य के 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। एक तो आपका पुर है, दूसरा राष्ट्र है। पुर का मतलब क्या होता है, पुर इसी को जो है दुर्ग भी बोला जाता है, इसका अर्थ है राजधानी। और जो आपका ये राष्ट्र होता है ना, इसमें ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र आते हैं। जो भी आपका ग्रामीण क्षेत्र होगा, जो नगरीय क्षेत्र होगा, ये सब किस में आएगा, राष्ट्र में होगा। और ये पुर क्या होता है, ये आपका राजधानी क्षेत्र होता है। ठीक है, किसी भी राज्य का। तो ये तो इनका जो है पुर और राष्ट्र के बारे में जानकारी थी। और आपकी जो शासन की सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती थी, ग्राम यानी कि गांव होती थी शासन की सबसे छोटी इकाई। और इसके लिए भी ग्राम प्रशासन को व्यवस्थित रूप से इन्होंने चलाने के लिए गांव के अलग अलग समूह बनाए थे। जैसे 1 गांव हो गया, 10 गांव हो गया, 20 गांव हो गया, 100 गांव और 1000 ग्राम। इन सब का जो है अलग अलग एक संगठन बनाया गया था। और सॉरी, हर ग्राम का क्या होता था, एक अधिकारी होता था जिसको क्या बोला जाता था, ग्रामिक। यानी कि हर गांव के एक अधिकारी होता था जिसको हम लोग ग्रामिक बोलते थे। और जो आपका 10 गांवों का संगठन होता था, अभी आपको बताया गया ना कि 1 गांव, 10 गांव, 20 गांव, इन सब में ये क्या थे, विभाजित थे। तो 10 गांव का जो संगठन होता था उसका एक अधिकारी होता था जिसको 10 ग्रामपति। उसी तरह से 20 गांवों का एक संगठन होता था उसको विंशति बोलते थे। 100 गांवों का जो आपका एक संगठन होता था उसको शताध्यक्ष बोलते थे। और 1000 गांवों का जो एक अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे, सहस्त्रपति। ठीक है, यहाँ पे शस्त्रपति लिखा है, ये शस्त्रपति न होकर के क्या है, सहस्त्र। सहस्त्र का क्या मतलब होता है भाई, सहस्त्र का मतलब 1000। तो ये आपका सहस्त्रपति था। ठीक है, अब देखो जो हमारा राष्ट्र होता था इसमें आपको बताया गया कि गांव और नगर मिलकर के होते थे। तो ग्रामों के अतिरिक्त जो राष्ट्र होता था इसमें नगर भी होते थे। और प्रत्येक नगर में एक स्वार्थ चिंतक नाम का अधिकारी जो है होता था। ठीक है, तो एक स्वार्थ चिंतक, ये अधिकारी को स्वार्थ चिंतक बोला जाता था जो नगरों का प्रशासन देखता था। ठीक है ना, तो नगर का जो अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे, स्वार्थ चिंतक। कार्यपालिका के अलग अलग अंगों के साथ मनु ने विधायिका की भी व्यवस्था की है। और विधायिका के लिए भी इन्होंने एक अलग शब्द प्रस्तुत किया है जिसको क्या बोला है इन्होंने, विधायिका के लिए मनुस्मृति में परिषद शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछूं जो अभी अभी आपको पढ़ाया गया कि मंत्रिपरिषद के लिए
जो है मनु ने किस शब्द का प्रयोग किया था। अभी सबसे पहले आपको यही बताया गया। तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। जो भी इसका आंसर है कि मंत्रिपरिषद के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है मनु के द्वारा, वो आप कमेंट जरूर करना। ओके। तो विधायिका के लिए इन्होंने जो है परिषद शब्द का उपयोग किया। और इसमें जो है ऐसे विद्वान व्यक्ति होंगे जो तीनों वेदों के ज्ञाता हो। ठीक है, परिषद में ऐसे विद्वान व्यक्तियों को रखा जाएगा, यानी कि जो आपकी विधायिका होगी उसमें ऐसे विद्वान लोग होंगे जिनको तीनों वेदों का ज्ञान हो। और परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 10। यानी कि जो है विधायिका में कुल कितने सदस्य होने चाहिए, तो 10 सदस्य होने चाहिए। ये भी जो है किसके द्वारा बताया गया भाई, मनुस्मृति में जो है मनु के द्वारा बताया गया। ठीक है। अब न्याय और दंड व्यवस्था के बारे में इन्होंने क्या कहा है, ये भी देख लेते हैं भाई। दंड का क्या महत्व बताया है, तो इन्होंने ये कहा है मनु के अनुसार दंड ही राजा है। ठीक है ना, क्योंकि जो है दंड में ही राज्य करने की शक्ति निहित होती है। यानी कि राजा को ही बताया है कि राजा ही दंड है। ठीक है। और इसके 4 प्रकार बताए हैं, दंड के इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। एक तो आपका धिग्दंड है। धिग्दंड यानी कि निंदा और अपमान के रूप में दंड जब दिया जाता है तो उसको धिग्दंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है मतलब। वाग्दंड मौखिक चेतावनी के रूप में होता है। धन दंड का मतलब है आपको आर्थिक रूप से दंड दिया जाए, आपसे जो है कुछ पैसे लिए जाए, कोई अगर आप गलत काम करते हो तो उसके लिए। वध दंड यानी कि आपको मृत्यु दंड दिया जाए तो उसको वध दंड बोलते हैं। और मनु के अनुसार कानून का सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो क्या है, वेद है। यानी कि वेदों में ही जो है कानून के बारे में जो बताया गया है, तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है आपका, वेद है। और न्यायाधीश कौन होना चाहिए, तो केवल ब्राह्मण को ही इसने जो है न्यायाधीश बनने की सलाह दी है कि केवल ब्राह्मण ही जो है न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं टैक्स के बारे में इन्होंने क्या बताया, कर व्यवस्था के बारे में क्या कहा। तो कर व्यवस्था के बारे में इन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो इन्होंने अलग अलग करों के प्रकार बताए हैं। तो मनु ने करों के प्रकार का भी वर्णन किया। तो देखो कौन कौन से कर के प्रकार बताए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से कर के प्रकार हैं और जो है इनका क्या मतलब है। तो जो आपका बलि कर होता है ये आपके धार्मिक उद्देश्यों के लिए लिया जाता है टैक्स। शुल्क नाम का एक जो टैक्स है वो किस लिए था, तो वो व्यापारिक टैक्स था। ठीक है ना। इसके अलावा दंड जो एक टैक्स का नाम है, ये दंड स्वरूप लिया जाने वाला टैक्स है। और भाग जो है ये जो है कृषि उत्पादन पर जो टैक्स लगता है। ठीक है, आपने जो है खेती करी, आपका उत्पादन हुआ तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसको जो है भाग कर बोला जाता है। ठीक है। अब कर की जो है दरें इन्होंने क्या क्या निर्धारित की, यानी कि जो टैक्स लगेगा भाई किसको कितना देना होगा ये भी तो निर्धारित किया गया। तो प्रजा की आय का षडांश यानी कि 6ठा भाग मनु के अनुसार राजकोष का भाग माना जाता है। यानी कि प्रजा की जितनी आय होगी उसका 6ठा भाग जो है राजकोष में जमा किया जाएगा। ठीक है। व्यापारियों को जो लाभ होगा उसका 20वां भाग राजा को शुल्क के रूप में मिलना चाहिए। तो व्यापारियों को हुए लाभ का 20वां भाग शुल्क के रूप में राजा को देना पड़ता था। प्रजा के स्वर्ण के लाभ का 5वां भाग, स्वर्ण के लाभ का मतलब क्या भाई, यानी कि सोने से जो है, सोना यानी स्वर्ण से अगर उसकी कोई आय हो रही है, कुछ इनकम उसको हो रही है, तो उसका 5वां भाग राजकोष में जो है जमा किया जाएगा, उसको 5वां भाग टैक्स के रूप में लिया जाएगा अगर प्रजा को स्वर्ण से जो है कोई फायदा होता है। ठीक है। तो अब देखते हैं आगे हम लोग इनकी परराष्ट्र नीति मतलब जैसे हम लोग इस समय विदेश नीति रखते हैं ना, तो उसके लिए ये शब्द यूज किया गया है परराष्ट्र नीति। ठीक है। और मनु ने परराष्ट्र संबंधों पर विचार करते हुए 2 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। एक तो आपका है मंडल सिद्धांत, दूसरा है षाड्गुण्य नीति। तो और इसमें जो है जो आपका मंडल सिद्धांत है, ठीक है ना, मंडल सिद्धांत है, इसको जो है मनु ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया है। मंडल सिद्धांत जो है ये आपका जो राज्य होता है, इसका अभिप्राय है राज्य का प्रभाव क्षेत्र, की राज्य का जो है प्रभाव क्षेत्र कहाँ तक है, जिसके केंद्र बिंदु में क्या होगा, एक विजिगीषु राजा होगा। विजिगीषु राजा का क्या मतलब है, इसका मतलब है ऐसा राजा जो विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता है। ठीक है, जो अपने आसपास के राज्यों और राज्यों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसको विजिगीषु राजा बोलते हैं।
और यही राज्य का क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है। ठीक है। मनु ने राज्यमंडल की 4 मूल प्रकृतियां बताई हैं। इन्होंने राज्यमंडल की 4 मूल प्रकृतियां बताई हैं। कौन कौन से राज्य के बारे में बात करी भाई? इन्होंने बताया एक आपका मध्यम राज्य होता है। ठीक है, मध्यम राज्य यानी कि आपका पड़ोसी मित्र राष्ट्र, जो आपके राष्ट्र के आसपास जो आपका पड़ोसी मित्र है वो आपका क्या है, मध्यम राज्य है। विजिगिसु राज्य क्या है, जो विजय प्राप्त करना चाहता है, यानी कि कई राज्य आसपास होंगे लेकिन उनमें से एक ऐसा राज्य होगा जो क्या करना चाहता होगा, इस पे भी विजय प्राप्त करना चाहता होगा, इस पे भी विजय प्राप्त करना चाहता होगा। उदासीन राज्य जो निष्क्रिय रहता है, यानी कि ये क्या करता है, ये वाला राज्य मान लो है उदासीन राज्य, ये किसी पर हमला नहीं करता भाई। ठीक है, उदासीन रहता है, तुम्हारी तरफ से भी हाँ ठीक है तुमने जो कहा, उसकी तरफ से भी हाँ ठीक है तो उसने जो कहा। और शत्रु राज्य, शत्रु राज्य क्या होता है, जो आपका विरोधी होता है, यानी कि इस राज्य का मान लो ये वाला राज्य क्या है, विरोधी है। ठीक है ना, तो ये आपका इसका क्या हो गया, शत्रु राज्य हो गया। ये भाई हमारा क्या है, शत्रु राज्य। तो इनका मतलब आपको पता होना चाहिए इसका क्या मतलब है। और जो है इसके अलावा शत्रु जो आपके बताए गए, शत्रु राजा भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी आपको बताया गया शत्रु राज्य, तो एक राज्य होगा जो आपका शत्रु शत्रु होगा। ठीक है ना, और इसमें भी 3 प्रकार के राजा होते हैं। एक तो आपका सहज शत्रु, यानी कि जो जन्मदात शत्रु होगा आपके राज्य का, मान लो ये शत्रु राज्य है। ठीक है, तो इसमें भी एक राजा के अलग अलग प्रकार बताए हैं। एक ऐसा राजा होगा जो आपका जन्मजात जो है क्या होगा, दुश्मन होगा, किसी वजह से जो है आपसे जो है इसकी दुश्मनी होगी, इसके पिताजी की भी, जब ये पैदा होगा तो ये भी आपका दुश्मन ही रहेगा। कृत्रिम शत्रु, राजनीतिक कारणों से उत्पन्न शत्रु, मान लो ये वाला आपका मित्र राष्ट्र था लेकिन जो है किसी राजनीतिक कारण की वजह से अब ये भी क्या हो गया भाई, आपका शत्रु हो गया। ठीक है ना। पार्श्ववर्ती शत्रु, यानी कि राज्य की भूमि का सीमावर्ती शत्रु, एकदम इसके सीमा से सटा हुआ एक राज्य है, वहाँ पर जो आपका ये जो होगा ना, ये आपका पार्श्ववर्ती शत्रु होगा। ठीक है, आपकी सीमा से सटा हुआ एकदम सीमावर्ती शत्रु। तो ये 3 तरह के जो है शत्रु राजा भी होते हैं। इसके अलावा राजमंडल की कुल मिलाकर के 12 प्रकृतियां हैं। राजमंडल की कुल कितनी बताई गई हैं, 12 प्रकृतियां आपको बताई गई हैं। अब जो आपका मंडल नीति के अलावा एक जो है आपका षाड्गुण्य नीति है। तो षाड्गुण्य नीति क्या है भाई? मनु ने जो है परराष्ट्र नीति में षाड्गुण्य नीति का उल्लेख किया है। ठीक है, और इसमें जो है कहा है कि षाड्गुण्य नीति के द्वारा जो राजा होता है वो शत्रु राजाओं को अपने वश में करने की जो है इसमें बात कही गई है। इसमें क्या क्या नीतियां बताई गई हैं? तो षाड्गुण्य नीति में 6 लक्षण बताए गए हैं, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधि भाव और संश्रय। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका मतलब दे दिया। आप स्क्रीनशॉट लेके 1-2 बार देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके। संधि का मतलब शांति बनाए रखने के लिए 2 राज्यों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करना। आप क्या करो भाई कि हमारा इस राज्य से जो है युद्ध ना हो, इसके लिए आप क्या करो, इससे जो है आप संधि कर लो। ठीक है ना, इससे आप दोस्ती बना लो, मित्रता स्थापित कर लो। तो ये आपका क्या है, संधि है। विग्रह, युद्ध करने का निर्णय, यानी कि आप क्या कर रहे हो, युद्ध की स्थिति में जा रहे हो। कोई आपका राज्य है, अब उससे आप युद्ध करने का निर्णय कर रहे हो कि हम भाई इस राज्य से क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। एक दूसरे राज्य के विषय में क्या करेंगे, दुराग्रह फैलाएंगे कि भाई ये तुम्हारा गलत कर रहा है, ये तुम्हारा गलत कर रहा है। तो अब जो है इसके खिलाफ आप क्या कर रहे हो, युद्ध की स्थिति में जा रहे हो। तो ये विग्रह की बात हो गई। यान का मतलब युद्ध घोषित किए बिना आक्रमण की तैयारी। आप क्या कर रहे हो, सेना को आक्रमण आगे बढ़ा रहे हो कि चलो भाई अब आक्रमणकारी नीति है, घोषणा तो नहीं की लेकिन जो है अब युद्ध के आक्रमण की हम तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद तैयारी हो जाएगी तो इसके ऊपर क्या कर दी जाएगी, चढ़ाई कर दी जाएगी। इसे कहते हैं यान। आसन, विशेष परिस्थितियों में मौन रहना, उदासीनता या तटस्थता की नीति जो है क्या कहलाती है, आसन। यानी कि युद्ध या आक्रमण के लिए क्या करोगे, आप प्रतीक्षा करोगे। ठीक है ना, आप शांति बनाए रखोगे, जब आप सही समय देखोगे तब जा करके आप आक्रमण करोगे। तो ये आपका है विशेष परिस्थितियों में मौन रहना, इसको हम लोग आसन बोलते हैं। द्वैधि भाव क्या है, एक राजा से शांति की संधि करके दूसरे के साथ युद्ध की नीति, यानी कि एक साथ क्या कर रहे हो, 2 पक्षों के साथ संबंध रखना। ठीक है, आप ये राजा हो, आप इसके साथ जो है क्या कर रहे हो, संधि कर रहे हो और दूसरे के साथ युद्ध की नीति भी रख रहे हो। ठीक, तो एक साथ आप 2 पक्षों के साथ संबंध रख रहे हो, तो ये क्या है, द्वैधि भाव है। संश्रय क्या है,
दूसरे के लिए स्वयं को समर्पण कर देना या फिर अन्य राजा का संरक्षण प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। आप थोड़े से कमज़ोर राजा हो, यहाँ पे कोई आपका बड़ा राज्य है जो आपका क्या है, शक्तिशाली राजा है, तो आप क्या करो कि अपने आप को इसको समर्पण कर दो, ठीक है ना। संश्रय ले लो इसका कि आप जो है हमारे ऊपर अगर आक्रमण होगा तो आप क्या करोगे, मुझे बचाओगे, ठीक है ना, मैं आपकी बातें मानूंगा, इस तरह की चीज़ें। तो ये जो है दूसरे का संरक्षण प्राप्त करने की बात करता है। मनु के अनुसार जो राजा है वो साम, दाम और भेद की नीति का एक एक करके अथवा सम्मिलित रूप से प्रयोग करके अन्य राज्यों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए, युद्ध द्वारा नहीं, ठीक है। युद्ध को इसने क्या माना है कि युद्ध जो है हमारा अंतिम विकल्प होना चाहिए, युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में ही अपनाना चाहिए। हमें पहले युद्ध नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जबकि सबसे पहले हमें साम, दाम, भेद इन नीतियों का उपयोग करके जो है दूसरे राज्य को हराने का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है, कि हम जो है साम, दाम, भेद का प्रयोग करके दूसरे राज्यों को जीत लें। अगर जो है ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सबसे लास्ट में अनिवार्य स्थिति में ही युद्ध का आश्रय लेना चाहिए। युद्ध को क्या करना चाहिए, एकदम अंतिम विकल्प के रूप में अपनाना चाहिए, ऐसा जो है मनु ने कहा है, ठीक है। तो ये मनु के विषय में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं करा है तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक जो आपके इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।